हेलो फ्रेंड्स। हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। आइए इसी कड़ी में आज का पहला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा की समकक्ष थी। दिल्ली बुखारा की समकक्ष थी। भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। यह कथन किसका है? यानी एक कथन है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली बुखारा के समान थी और भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। भारत के ब्राह्मण अरस्तु के समान प्रतिभाशाली थे। ये कथन किसका है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और अल बरूनी। तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को बुखारा के समान बताया है और भारत के ब्राह्मणों को अरस्तु के समान बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है? बात किसकी चल रही है? जियाउद्दीन बर्नी की। अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें, ये एक तो सल्तनत काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, महान इतिहासकार हैं। सल्तनत काल के महान इतिहासकार थे और इनका जन्म 1285 ईस्वी को बरन यूपी में हुआ था। इनका जन्म 1285 ईस्वी को बरन यानी बुलंदशहर यूपी में हुआ था। और बर्नी की यदि हम बात करें, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया ये उनके शिष्य थे। और अगर हम जियाउद्दीन बर्नी की बात करें, जियाउद्दीन बर्नी ने इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। और इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का भी ये उल्लेख करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का भी इसने उल्लेख किया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो कौन सी रचना जियाउद्दीन बर्नी की नहीं है? तारीख ए फिरोज शाही ये बर्नी की रचना है और ये प्रसिद्ध रचना है। और इस पुस्तक में बलबन से लेकर फिरोज तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक के शासनकाल की इसमें जानकारी मिलती है। FST शॉर्ट में लिख देते हैं, FST फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। और दूसरी पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, ये भी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। हसरतनामा ये भी जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। फुतवात ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है, ध्यान रखना है। ये तीनों रचनाएं जियाउद्दीन बर्नी की है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, क्योंकि फुतवात ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी की नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, इतना ध्यान रखेंगे। और जो तारीख ए फिरोज शाही है, इसकी रचना भटनेर जेल में की गई थी। इसकी रचना कहाँ की जाती है? भटनेर जेल में। और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, इसका अंग्रेजी में अनुवाद इलियट और डाउसन नामक अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इलियट व डाउसन के द्वारा तारीख़ फिरोज शाही का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था।
और ये जो पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही मिनहाज उस सिराज, आपने नाम सुना होगा मिनहाज उस सिराज, जिसकी पुस्तक है तबक़ात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबक़ात ए नासिरी। तो तबक़ात ए नासिरी जहाँ समाप्त होती है उसके बाद कौन सी पुस्तक शुरू होती है? तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही। कौन सी पुस्तक शुरू होती है? तारीख़ ए फ़िरोज़। देखिए फ़तवा ए जहांदारी, ये भी बरनी की रचना है, फ़तवा ए जहांदारी। तो यदि हम इसकी बात करें, इसमें आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का वर्णन है। आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का वर्णन किया गया है। के गुणों का वर्णन किया गया है। एक है हसरतनामा, इसकी यदि हम बात करें, इसमें मुसलमानों के कानूनों का उल्लेख है, यानी इस्लाम के कानून। इस्लाम के कानूनों का उल्लेख है, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जियाउद्दीन बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर भटनेर जेल में डाल दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जियाउद्दीन बर्नी पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे भटनेर जेल में डाल दिया था? तो इसका सही जवाब होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। सही जवाब क्या होगा? फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो हम कह सकते हैं कि ये एकमात्र इतिहासकार थे, एकमात्र इतिहासकार थे जिनका सामाजिक बहिष्कार हो गया था। अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था, तो इसे जेल में किसने डाल दिया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। और जेल में ही इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? तारीख़ फ़िरोज़ शाही तथा फ़तवा ए जहांदारी। और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। संपत्ति जब्त कर ली गई थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बर्नी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने इतिहास को विज्ञान की रानी बताया। बर्नी ने इतिहास को विज्ञान की रानी बताया था, सही बात है। उसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना भटनेर जेल में की, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। उसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था, इसकी भी अभी हमने चर्चा की। और उसका जन्म 1285 ईस्वी को मुल्तान में नहीं, उसका जन्म होता है बरन बुलंदशहर में, बरन बुलंदशहर यूपी में। तो उत्तर तो इसको हो जाएगा डी। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगर हम बरनी की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को जिंदा दिल साथी कहा था। जिंदा दिल साथी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी को क्या कहा था? जिंदा दिल साथी कहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार बलाहार गांव में साधारण मजदूर या किसान होते थे? किस विद्वान के अनुसार बलाहार गांव में साधारण मजदूर या किसान होते थे? बलाहार को साधारण मजदूर या किसान बताया है, तो वो विद्वान कौन है? वो विद्वान है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने बलाहार को साधारण मजदूर या किसान की संज्ञा दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पुस्तक को तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही का उत्तर भाग माना जाता है? किस पुस्तक को तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही का उत्तर भाग माना जाता है? तो अगर हम बात करें, तबक़ात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज
उस सिराज। तबकाते नासिरी की रचना किसने की है? मिनहाज उस सिराज ने। तो ये जो तबकाते नासिरी जहाँ समाप्त होती है सल्तनत काल के इतिहास से संबंधित, उसके बाद तारीख़ फिरोज शाही शुरू कर दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबकात ए नासिरी। इसका सही जवाब क्या होगा? तबकात ए नासिरी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है। तारीख़ फिरोज शाही इसमें मिलता है, तारीख़ ए अलाई या इसी का दूसरा नाम है खजाइन उल फतूह, ये अमीर खुसरो की रचना है। और तीसरा है रेहला, ये किसकी रचना है? इब्न बतूता की। तो इन तीनों पुस्तकों में, इन तीनों रचनाओं में बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख मिलता है। तबकात नासिरी में बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है। इसे तबकात नासिरी को तारीख़ फिरोज शाही का उत्तर भाग माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सही जवाब क्या होगा? डी होगा। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में कितने वर्ष रहा? जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में कितने वर्ष रहा था? तो ध्यान रखना है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के अधिक निकट रहा। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के अधिक निकट रहा था। और इसी जियाउद्दीन बर्नी ने, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो इसी ने कहा था प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ये किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो ये 17 वर्ष तक रहा था। ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में कुल कितने वर्ष रहा था? 17 वर्ष। जियाउद्दीन बर्नी ने किस शासक के विषय में लिखा है? जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। किस शासक के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत यानी इस्लाम के जो नियम हैं, कानून हैं, शरीयत के नियमों व आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। तो इसका भी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु और रक्त पिपासु दोनों की ही संज्ञा दी है। दयालु भी बताया और उसे रक्त पिपासु भी बताया। दयालु और रक्त पिपासु बर्नी किसको संज्ञा देता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो उसने क्या लिखा है? यानी बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है कि जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में समृद्धि और शांति का मुख्य कारण उलेमा वर्ग का समर्थन बताया है? किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक के शासन में समृद्धि और शांति, यानी उसने क्या कहा कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शांति और जो समृद्धि थी उसका कारण, मुख्य कारण उलेमा वर्ग का समर्थन था। तो इसका सही जवाब भी क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को आदर्श और श्रेष्ठ सुल्तान भी बताया है। आदर्श व श्रेष्ठ सुल्तान भी बताया है। आदर्श और श्रेष्ठ सुल्तान बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी?
तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? अफीफ, इसामी, उत्बी और अमीर खुसरो। ऑप्शन है अफीफ, दोबारा समझिए, इसामी, उत्बी और एक है ऑप्शन में अमीर खुसरो। तो सामान्य सी बात है, तारीख ए फिरोज शाही, अभी हमने बात की कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई, तो बर्नी ऑप्शन में नहीं है, इसका सही जवाब होगा अफीफ। सही जवाब क्या है? अफीफ, यानी शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ। तो दोनों की ही पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की बात करें, ये जो पुस्तक है ये 90 अध्यायों में लिखी हुई है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय हैं, इतना ध्यान रखना है। और ये पुस्तक तैमूर के आक्रमण के बाद में लिखी गई है। तैमूर के आक्रमण के पश्चात इस पुस्तक की रचना की जाती है। यानी जब तैमूर के सैनिकों के द्वारा जब लूटपाट की जाती है उस समय इस पुस्तक को लिखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफीफ। उत्तर होगा इसका अफीफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के किस विद्वान ने तैमूर के सैनिकों द्वारा की गई लूटपाट को अपनी आँखों से देखा था? अभी हमने बात की है तैमूर के द्वारा, यानी 1398 में आक्रमण किया गया था, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। अब तैमूर के आक्रमण के बाद उसके सैनिकों के द्वारा जो कहर ढाया गया था दिल्ली में, जो लूटपाट की गई थी, उसे अपनी आँखों से देखने वाला विद्वान कौन था? अफीफ था। उसे आँखों से देखने वाला विद्वान कौन था? अफीफ। अगला क्वेश्चन देखिए, शम्स ए सिराज अफीफ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर आ गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसे फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था, ये सही बात है। अफीफ को किसका संरक्षण प्राप्त था? फिरोज शाह तुगलक का। उसका ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही 90 मुकदमाओं या अध्यायों में लिखा गया है, ये भी सही बात है। यानी शम्स ए सिराज अफीफ जिसकी प्रसिद्ध रचना है तारीख ए फिरोज शाही, इसे फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। उसका ग्रंथ तारीख ए फिरोज शाही 90 मुकदमाओं यानी अध्यायों में लिखा गया है। उसके अनुसार दोआब क्षेत्र से 6 करोड़ 85 लाख टका आय प्राप्त होती थी। तो 6 करोड़ 85 लाख आय, ये तो दिल्ली का राजस्व था, दिल्ली का संपूर्ण राजस्व है। ये फिरोज शाह तुगलक की बात, समय की बात है। दिल्ली का कुल राजस्व कितना था? 6 करोड़ 85 लाख टका। तो ये गलत है। यानी दोआब से कितनी आय प्राप्त होती थी? 80 लाख टका आय प्राप्त होती थी, इतना ध्यान रखना है। 80 लाख टका आय प्राप्त होती थी। यानी ये जो 6 करोड़ 85 लाख टका की बात कर रहे हैं अपन, ये तो दिल्ली का राजस्व था, दिल्ली का राजस्व था। और दोआब क्षेत्र से कितनी आय प्राप्त होती थी? 80 लाख टका। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। हम डी ऑप्शन को भी देखते हैं। उसके अनुसार कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो और घर में अच्छा पलंग न हो। यानी इसने संपन्नता का उल्लेख किया है, जनता की संपन्नता का उल्लेख किया है। यानी घर में अन्न संपत्ति, घोड़े, फर्नीचर भरे पड़े हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास सोना चांदी था। इसने तो यहाँ तक लिखा है प्रत्येक व्यक्ति के पास सोना चांदी होता था। और कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण नहीं हो, और कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास अच्छा पलंग नहीं हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ? एक वाक्य है, जब अल्लाह अपने बंदों की आजीविका नहीं छीनता तो मैं कैसे किसी को उसके पद से हटा सकता हूँ। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तारीख़ फिरोज शाही में,
तुगलकनामा में, फुतवात फिरोज शाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उल्लेख मिलता है फुतवात फिरोज शाही में। और ये क्या है? ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। तो ये जो वाक्य है ये हमें कहाँ मिलता है? फुतवात फिरोज शाही में। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसामी से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, उसने अलाउद्दीन बहमद शाह के संरक्षण में फुतूह उस सलातीन की रचना की। उसने अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में कौन सी पुस्तक की रचना की? फुतूह उस सलातीन। यद्यपि अगर हम इसामी की बात करें, इसामी का जन्म होता है 1311 में, 1311 ईस्वी में इसामी का जन्म हुआ था। और ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन भी हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक के भी समकालीन है। तो उसने अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में, अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में फुतूह उस सलातीन पुस्तक की रचना की थी, फुतूह उस सलातीन की रचना की थी। उसके बाद है, इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना तथा बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। ये बात भी सही है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इसने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है और बहमन शाह की प्रशंसा की है। यह फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। और दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान उसे भी दौलताबाद जाना पड़ा था। दिल्ली से देवगिरी जाते समय उसे भी दौलताबाद जाना पड़ा था। तो एक तो उसने अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में फुतूह उस सलातीन पुस्तक की रचना की, ये बात सही है। पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना, इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है और बहमन शाह की प्रशंसा करता है, बहमन शाह की प्रशंसा करता है, ये बात भी सही है। यह फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था, फिरोज शाह तुगलक के, ये भी सही है। दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान उसे भी दौलताबाद जाना पड़ा था, उसे भी दौलताबाद जाना पड़ा और इस दौरान उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ध्यान रखना है, इसमें सारे ऑप्शन ही सही हैं, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख बताया था? किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख बताया? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी और इब्न बतूता, इसामी और इब्न बतूता। तो इसका सही जवाब होगा इसामी, सही जवाब क्या होगा? इसामी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए सुबुक्तगीन। ध्यान से समझिए, तारीख ए सुबुक्तगीन, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा? तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना किसके द्वारा की गई थी? बैहाकी, उत्बी, मीर मोहम्मद मासूम और याहिया बिन अहमद सरहिंदी। 4 ऑप्शन है। तो तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की गई थी बैहाकी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बैहाकी के द्वारा। और बैहाकी के द्वारा ही तारीख ए मसूदी की रचना भी की गई थी, तारीख ए मसूदी।
तारीख है मसूदी की रचना भी किसके द्वारा की गई थी, बैहाकी के द्वारा की गई थी। और अगर हम बैहाकी की बात करें, इस बैहाकी को लेन पूल ने पूर्व का पेप्स कहा था। लेन पूल ने इसे क्या कहा था, पूर्व का पेप्स, पूर्व का पेप्स की संज्ञा दी थी। ऑप्शन बी है उत्बी। उत्बी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उत्बी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तारीख ए यामिनी। उत्बी की रचना है तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी या किताब उल यामिनी। इतना भी ध्यान रखना, इसी का दूसरा नाम है किताब उल यामिनी। तारीख यामिनी का ही दूसरा नाम क्या है, किताब उल यामिनी। और ये जो पुस्तक है ये अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में है ये, अरबी भाषा में। और इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का उल्लेख मिलता है, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैहाकी। और मीर मोहम्मद मासूम की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी थी तारीख ए हिंद, तारीख ए सिंध, तारीख ए सिंध। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, तारीख ए सिंध था। और ये चचनामा पर आश्रित है। ये पुस्तक किस पर आश्रित है, चचनामा पर। और एक है ऑप्शन में याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और इसने किताब लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। इसने कौन सी किताब लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। ये किसकी रचना है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इब्न बतूता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, इब्न बतूता का जो पूरा नाम है वो क्या है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। एक क्वेश्चन ये हो गया, इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इनका जन्म 1304 ईस्वी में तंजियर, मोरक्को अफ्रीका में हुआ था। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी को तंजियर, मोरक्को में हुआ। सही बात है। उसने रेहला की रचना अरबी भाषा में की। तो उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, रेहला। उसने अरबी भाषा में इसकी रचना की, ये बात भी सही है। इसे मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री कहा जाता है, मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री कहा जाता है। और वह भारत में कुल 16 वर्ष रहा, 16 वर्ष नहीं, भारत में कुल कितने वर्ष रहा था, 14 वर्ष रहा था। 1333 में भारत आया और 1353 में ये मोरक्को लौट गया था। 1333 में आता है और 1353 में ये वापस लौट जाता है। तो ये भारत में कुल कितने वर्ष रहा था, 14 वर्ष रहा था। इतना ध्यान रखना है, भारत में कुल कितने वर्ष रहा, ये 14 वर्ष रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता कितने वर्ष तक काजी के पद पर रहा था। तो अगर हम बात करें, ये 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। इब्न बतूता 1333 में किसके समय भारत आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काजी के पद पर कुल कितने वर्ष तक रहा, यानी इसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। इब्न बतूता को कहाँ का काजी बनाया गया था, दिल्ली का काजी बनाया गया था। और इस पद पर वो कुल कितने वर्ष रहा था, 8 वर्ष रहा था। काजी के पद पर कुल कितने वर्ष रहा था, 8 वर्ष।
बेईमानी व भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण इब्न बतूता को किस शासक के द्वारा कारागार में डाल दिया गया था? ध्यान से समझिए, बेईमानी व भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण, अभी हमने बात की थी सल्तनत काल का एकमात्र इतिहासकार था जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था, वो जियाउद्दीन बर्नी था। और सामाजिक बहिष्कार यानी किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसे भी भटनेर जेल में डाल दिया गया था। अब यहाँ बात आ रही है इब्न बतूता से संबंधित, बेईमानी व भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण, बेईमानी व भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण किस शासक के द्वारा इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया था? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने ढोल की आवाज़ के साथ महिला के सती होने का उल्लेख किया है? ढोल की आवाज़ के साथ महिला के सती होने का उल्लेख किया है, तो इसका भी सही जवाब होगा इब्न बतूता। सही जवाब क्या होगा? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा विवरण रेहला या सफ़रनामा की रचना की थी? यानी इब्न बतूता की प्रसिद्ध रचना है रेहला, और इस रेहला का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? गिब्स और ली नामक विद्वानों ने। गिब्स और ली नामक विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो ये जो रेहला, जिसका दूसरा नाम है सफ़रनामा, ये कहाँ की थी? इसकी रचना इसने कहाँ की थी? मोरक्को में। ध्यान रखना है, इसकी रचना इसने कहाँ की थी? मोरक्को में। और इब्न बतूता की यदि हम बात करें, ये दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताता है। संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी। दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी बताता है। और मदुरा की बात करें, ये मदुरा भी जाता है। इब्न बतूता ने मदुरा की भी यात्रा की थी, यहाँ की यात्रा की। और चीन भी 1342 में। चीन का सम्राट था तोगन तिमूर। चीन का सम्राट कौन था? तोगन तिमूर। इसके पास एक राजदूत के रूप में इसे भेजा जाता है, लेकिन ये चीन गया ही नहीं था। इनका जहाज़ खराब हो गया था, इसलिए रास्ते से ही वापस आ गया था। चीन पहुंचा नहीं था, जहाज़ खराब हो जाने के कारण ये वापस लौट आता है। अबू तालिब हुसैनी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित, अबू तालिब हुसैनी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित तैमूर की आत्मकथा किस शासक को भेंट की गई? तो तैमूर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या था? मलफुजात ए तैमूरी। मलफुजात ए तैमूरी। तो तैमूर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। तो अबू तालिब हुसैनी ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया, और फ़ारसी में अनुवाद करके ये किस शासक को भेंट की गई थी? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहाँ। ये किसे भेंट की गई थी? शाहजहाँ को भेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन ग्रंथ है? सैयद वंश की जानकारी देने वाला एकमात्र समकालीन ग्रंथ है। जफरनामा, सफ़रनामा, तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ शेर शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही। तो इसकी रचना किसने की थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। याहिया बिन अहमद
सरहिंदी ने। और ये जो पुस्तक है ये किसको समर्पित है? मुबारक शाह को समर्पित है। किसको समर्पित है? मुबारक शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी।